हेलो परिंदे, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत खुशी मिल रही है। और आज क्या, अब तो हमेशा तुम लोगों का जो कमेंट आ रहा है, इतना भर भर के कमेंट आ रहा है ना, मतलब ट्रैक्टर भर भर के कमेंट आ रहा है, तो बहुत खुशी मिल रही है सच में। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह कमेंट करते रहिए, और हाँ, अच्छे से पढ़ते भी रहिए। ठीक है, तो देखो आप लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 आपका चल रहा था। बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 के मैंने 4 पार्ट बना चुके हैं। मैंने आपको 4 भाग करके आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके पहले यानी किसी चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट है कक्षा 12 जीव विज्ञान नाम से प्लेलिस्ट है, और उसी प्लेलिस्ट पर हमारे जो वीडियोस हैं बायोलॉजी क्लास 12 के, वो सारे वीडियोज उसी प्लेलिस्ट पर अपलोड है, सीरियल बाय सीरियल। यानी कि पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जितने भी 6 के पार्ट हैं, जितने भी 5 के पार्ट हैं, वो आपकी सीरियल बाय सीरियल अपलोड है। तो आप लोग, बहुत से लड़कों की डिमांड रहती है कि सर आपके पूरे लेक्चर्स नहीं मिलते, पूरे लेक्चर्स हमको कहाँ देखने पड़ेंगे। तो इसी बायोमन चैनल के प्लेलिस्ट पर जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। उसी प्लेलिस्ट पर आप देखेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और हाँ, यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना है, तो मैं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ा चुका हूं। वो भी आपको कहाँ मिलेंगे, वो सिर्फ आपको प्लेलिस्ट पर ही देखने को मिलेंगे। आखिरकार प्लेलिस्ट पर क्यों? क्योंकि इतने ढेर सारे वीडियोस पड़ जाते हैं, तो कहाँ तक उसमें तुम ढूंढते रहोगे। या तो एक तरीके ऐसा हो सकता है, जैसे आप लोग बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग लिखिए बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 इन हिंदी, फिर अंतिम में हमारा नाम डालिए बायो अमन, तो वहां पर हमारे वीडियो सर्च लिस्ट में आएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग इसके पहले के लेक्चर्स में 4 भाग तक ने हमने क्या पढ़ा था, हर्षी चेज का प्रयोग, 4 ग्राफ का नियम, डीएनए वीएनए के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब भैया जब डीएनए चाचा को पढ़ लिए हो, तो आरएनए को भी पढ़ लो। इसके पहले का जो एक वीडियो था ना, भाग 4, काफी कठिन था, डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई थी, है ना, तो उस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत ये आ गई थी, तो फ्लैशिंग जो फ्लैश है ना, जो लाइट का जो अट्रैक्शन है, वो थोड़ा सा घट बढ़ रहा था। एक्चुअली डे लाइट में शूट हुआ तो घट बढ़ रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग, है ना, मैनेज करिएगा, और वीडियोस को एक बार 2 बार देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कट होती चलेंगी। आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आरएनए के बारे में। अब अच्छा, आप ये हमें बताइए कि आरएनए तो आपको पता ही है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल सही, क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख देते हैं, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आप बच्चे मुझे ये बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, चलो, आरएनए का फुल फॉर्म हमने जान लिया, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अब आगे क्या देखेंगे कि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में क्या होता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक कैसी श्रृंखला? भैया एक बहुत लंबी श्रृंखला। ठीक है, लंबी का मतलब ट्रेन जैसे लंबी, है ना, लंबी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। इसमें क्या लिखा है? इसमें देखोगे एक लंबी श्रृंखला। कितनी? एक लंबी श्रृंखला। डीएनए में क्या लिखते थे? 2 लंबी श्रृंखला, इसमें केवल एक लंबी श्रृंखला। समझ गए ना? अब ये बताओ कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, बताओ। ये वर्ड आया ना, न्यूक्लियोटाइड, बताइए बताइए कितने बच्चों को पता है? आप लोगों ने, जब मैं पहला लेक्चर पढ़ाया था ना, लेक्चर नंबर 1 लिया था, तो वहां पर मैंने आपको, है ना, न्यूक्लियोटाइड के बारे में वहां मैंने आपको पढ़ाया था। तो बताओ, देखते कितने बच्चों को याद है अभी न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है। हमने आपको वहां पर यह पढ़ाया था कि न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें पाई जाती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहली चीज को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दूसरी चीज को हम लोग बोलते हैं, तीसरी चीज को हम लोग बोलते हैं, सही बोला, सही बोला, बताओ। पहली चीज हो गई पेंटोज शर्करा, फिर पहली चीज क्या हुई हमारी? पहली चीज हुई हमारी पेंटोज शर्करा, या फिर हम लोग इसको राइबोज शर्करा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राइबोज शर्करा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? पहले तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पेंटोज शर्करा, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं राइबोज शर्करा। फिर पेंटोज शर्करा को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। फिर क्या पाया जाता है? फिर देखते हैं हम लोग, पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप।
फॉस्फेट समूह जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। फिर तीसरा क्या पाया जाता है, फिर तीसरा पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षारक। अब ये बताओ आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे, प्यूरिन और पैरिमिडिन। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडिन में क्या होता है, साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल। तो आरएनए में क्या पाया जाता है, आरएनए में आपको पता है कि थाइमिन नहीं पाया जाता है बल्कि यूरेसिल पाया जाता है। तो एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है, अगर जुड़ेगा तो ग्वानिन साइटोसिन के साथ। ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइए हमें कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती, मतलब कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की एक लंबी श्रृंखला होती है, क्या होती है, आरएनए। अब हमको ये बताइए कि आरएनए पाया कहां जाता है, आरएनए कहां पाया जाता है। सबसे पहले आरएनए फाउंड, तो आपको ये पता होगा कि डीएनए कहां पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो आरएनए कहां पाया जाएगा, केंद्रक में। लेकिन डीएनए से आरएनए के निर्माण होने के बाद, जैसे सपोज दैट, समझो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, यहाँ पे ये डीएनए है, इससे आरएनए का निर्माण हुआ ये। तो ये डीएनए केंद्रक से होने के बाद ये निकल आता है किसमें, कोशिका द्रव्य में। तो आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए अधिकतर पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में। अब भैया यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमसे पूछ ही लिया है, एक सेकंड ना, हाँ ये, अरे मार्कर फेंक देता हूँ ऐसे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ही लिया है कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए फाउंड इन। डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमको पता है डीएनए तो पहले केंद्रक में पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा डीएनए, केंद्रक में। केंद्रक के बाद डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहाँ पर पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है लवक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बायोलॉजी है, इतना समझ लो। ठीक है, इतना समझ गए, क्लियर। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होती हैं, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी क्षारक। कौन कौन सी, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी क्षारक। क्लियर है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब हमें पता हो गया आरएनए कहाँ पाया जाता है और डीएनए कहाँ पाया जाता है। अब आप हमको ये बताइए कि इसमें आरएनए में हमने आपको ये नहीं बताया कि आरएनए में पेंटोज शर्करा जो होती पेंटोज शुगर, वो कैसे जुड़ती है। पेंटोज शुगर का हम लोग चित्र बनाए थे, कैसे बनाए थे, हाँ, फिर सी, फिर क्या करना है, तिरछा करके सी, फिर ऐसे जोड़ देना है। फिर क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर देना है। फिर इसके नीचे क्या करना है, OH लिखना है, इसके नीचे भी OH लिखना है, फिर इसके नीचे H लिखना है, फिर इसके नीचे H लिखना है, फिर इसके नीचे H लिखना है, फिर इसके नीचे H। बताइए, ऐसे बताया था ना आपको लेक्चर नंबर 1 में, बताओ लेक्चर नंबर 1 में बताया था ना ऐसे ही। अब इसके ऊपर लिखोगे आप OHCH2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे OH। ठीक है, यहाँ पर OH। क्लियर है। आपको ये पता है, क्या पता है कि ये क्या है, ये है हमारा पेंटोज शुगर। क्या है, पेंटोज शुगर। तो हमको ये पता है कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। हाँ चलो ठीक है, 5 कार्बन है, मतलब पेंटोज शुगर ये है, कंफर्म है। अब हमको ये बताइए कि ये तो शुगर हो गया, यस। अब इस शुगर में पेंटोज शुगर, ये देखिए, यस, इस शुगर में फॉस्फेट ग्रुप कहां पर जुड़ेगा और नाइट्रोजनी क्षारक कहां पर जुड़ेगा, आप हमें ये बताइए। आप बताइए, ये क्वेश्चन आपसे है, बताइए। तो हम आपको बता दें कि फॉस्फेट ग्रुप आपके पहले कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहां पर, सॉरी, नाइट्रोजनी समक्षार यहां पर जुड़ेगा, पहले कार्बन के साथ जुड़ेगा हमारा नाइट्रोजनी क्षारक। और आपको बता दें कि शुगर अब जब नाइट्रोजनी क्षारक के साथ जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड होता है, वहां पे होता है NC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है, NC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, वहां पे जहां पे इस जगह OH था, OH के स्थान पर नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है। अब पूछा जाएगा कि भैया आपका फास्फेट ग्रुप कहां से जुड़ता है, तो फास्फेट ग्रुप आपका जुड़ता है 5वें कार्बन समूह में, 5वें में जुड़ता है आपका फॉस्फेट ग्रुप P जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप 5वें समूह में। अब ये किस बॉन्ड से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा P और C किस जान से, फास्फोडाइएस्टर बंध से ये जुड़ेगा।
ये किससे जुड़ेगा? ये जुड़ेगा फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। बताइए सर, क्लियर है यहाँ पे? इतना पता हो गया ना कि आरएनए का फॉर्मूला क्या होता है। आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसमें दोनों में हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, ठीक है। दूसरे और तीसरे कार्बन पे OH समूह जुड़े होंगे, ठीक है। गिन ले इसको, चलो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। पहले तो हमने गिना कार्बन कितने हुए, कार्बन हुए हमारे 5। अब हम लोग गिनते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, चलो काउंटिंग करो। यहाँ पे कितने था, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक यहाँ पे था 10। हाइड्रोजन हुए हमारे 10। HC5H10O ऑक्सीजन गिनो, 1, 1, फिर 2, फिर 3, है ना, यहाँ पे नहीं था 3, यहाँ पे गिन लो 4, फिर यहाँ पे था एक ऑक्सीजन 5। C5H10O5 हो गया इसका फॉर्मूला। ये हो गया हमारा शुगर। शुगर के इस छोर पे हमारा जुड़ रहा है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, और इस छोर पर हमारा जुड़ रहा है नाइट्रोजनी समक्षार। नाइट्रोजनी समक्षार जुड़ रहा है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, और फास्फेट शुगर जुड़ रहा है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो, अब थोड़ा सा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डीएनए का जो स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलो इसको मिटा दूं, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। अभी हटा था मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो मेरे साथ नोट्स बनाते चलो। कितने बच्चे नोट्स बना रहे हैं जल्दी बताओ, कितने बच्चे? जितने भी बच्चे नोट्स बना रहे हो ना, आप लोग इंस्टाग्राम पर आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अपनी नोट्स को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर अपनी नोट्स को हमको दिखाइए, ठीक है। देखते हैं आरएनए। सबसे पहले ये बताओ, आरएनए में कितनी लंबी श्रृंखला पाई जाती है? आरएनए में हमें पता है एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है, ये हमने बना दिया। हमें पता है इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, और साथ में नाइट्रोजनी समक्षार। हमको पता है फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ जुड़ता है। क्या जुड़ता था? फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ, ये हमने जोड़ दिया। फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर, 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 ये हुआ, जुड़ गया। अब हमको ये पता है कि फॉस्फेट ग्रुप शुगर न्यूक्लियोटाइड कब होता है? न्यूक्लियोटाइड जब होगा तो फॉस्फेट ग्रुप होगा, शुगर होगा, साथ में नाइट्रोजनी समक्षार होगा। तो ये तो अभी न्यूक्लियोटाइड्स है नहीं, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कब होगा? जब इसके ऊपर नाइट्रोजनी समक्षार, सभी फॉस्फेट ग्रुप शुगर में जब नाइट्रोजनी समक्षार जुड़ेंगे तब वो होगा फॉस्फेट ग्रुप। क्या होगा? तब वो होगा, क्या होगा हमारा? न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं, ठीक है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक लंबी श्रृंखला बनाते, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग आरएनए। बताइए सर, यहां पर आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया? बताइए। इतने क्लियर तरीके से, इतने शॉर्ट में मैंने आपको समझाया, बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? बताओ, चलो जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो सारे बच्चे, चलो करो करो करो। अब एक चीज ये आता है, भैया हमने यहाँ पे नाइट्रोजनी समक्षार जोड़ा। नाइट्रोजनी समक्षार में पढ़ा है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। भैया यूरेसिल लिखो ना इसमें, चलो लिखते हैं। मिटा दो भैया, नाइट्रोजनी समक्षार मिटा दो। नाइट्रोजनी समक्षार मिटाओ नहीं, नाइट्रोजनी समक्षार पर्सनली नाइट्रोजनी समक्षार के नाम लिखो, कौन कौन से नाइट्रोजनी समक्षार जुड़े हैं। यहाँ पे हमने मान लिया एडेनिन है, यहाँ पे क्या है? ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, फिर यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, है ना, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, कुछ भी लिख सकते हो यार, नाइट्रोजनी समक्षार कुछ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, हमारा ये ग्रुप अलग हुआ कि नहीं? फास्फेट ग्रुप प्लस शुगर, साथ में एडेनिन ग्रुप, ये ग्वानिन वाला ग्रुप अलग हुआ कि नहीं? ये साइटोसिन वाला ग्रुप अलग हुआ कि नहीं? ये यूरेसिल वाला ग्रुप अलग हुआ कि नहीं? ये क्या है हमारे? ये है हमारे न्यूक्लियो, है ना, ये क्या है? ये हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जब फास्फेट ग्रुप और शुगर किससे जुड़ता है? नाइट्रोजनी समक्षार से जुड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड जो फास्फेट ग्रुप, शुगर और साथ में एडेनिन से जुड़ा है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा एडिनिलिक अम्ल।
क्या होगा, इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलेंगे एडिनिलिक आम्ल। एडिनिलिक, क्या बोलेंगे, एडिनिलिक आम्ल। इस न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग बोलेंगे एडिनिलिक आम्ल। क्यों? क्योंकि इसमें फास्फेट और शुगर एडनिन से जुड़ रहा है, तो हम लोग इसको बोल देंगे एडिनिलिक आम्ल। ठीक है। अब डीएनए में इस चीज को क्या बोलेंगे, अगर ये चीज है हमारी आरएनए में, अगर यही चीज डीएनए में होती तो इसके आगे लिख जाता डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। क्या लिख जाता, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। ठीक है, कंफर्म है ना, डीएनए में होगा तो डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। अब देखो, अगर ये ग्वानिन से जुड़ता है तो क्या लिखा जाएगा, ग्वानिलिक। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा, ग्वानिलिक अम्ल, ग्वानिलिक अम्ल। ठीक है, क्या बोला जाएगा बच्चे, ग्वानिलिक अम्ल। ठीक है, ये क्या हुआ, एडिनिलिक अम्ल। बताओ क्लियर है कि नहीं, सच में समझ आ रहा है कि नहीं, सच में बिल्कुल कंसंट्रेट होके भैया समझना। ये है हमारे डिब्बा, ट्रेन के डिब्बा। पहला डिब्बा हुआ ए वाला मतलब हमारा नाम अमन सिंह। अमन सिंह वाले डिब्बा में जो नमवा था ना उसको बोले एडिनिलिक अम्ल। अब आया जी फार क्या हुआ, जी फार हुआ घोड़ा। घोड़ा ही मान लेते हैं, हाँ, घोड़ा वाला डिब्बा आया। घोड़ा वाले डिब्बा को हमने क्या नाम दिया, ग्वानिलिक अम्ल। क्या नाम दिया, ग्वानिलिक अम्ल। अब आता है सेकंड नंबर, सी नंबर पे आता है साइटोसिन, जिसको बोलते हैं साइटिडिलिक अम्ल। क्या नंबर बोलते हैं, साइटोडिलिक अम्ल। ठीक है, सी फार क्या होता है, सी फार होता है कटोरा, है ना। जब कटोरा वाला डिब्बा आया तो, है ना, तो उसको हमने बोल दिया साइटोडिलिक अम्ल। चलो याद करो, पहला हो गया एडिनिलिक अम्ल, दूसरा हो गया ग्वानिलिक अम्ल, तीसरा साइटोडिलिक अम्ल, फिर चौथा आता है यूरेसिल, तो क्या होगा, यूरोडिलिक अम्ल। ना मार्कर में इंक खत्म हो गई, यूरोडिलिक अम्ल। बताइए, ये 4 अम्ल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो कैसे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लग रहा है ना। चलो काउंटिंग कर दे, नंबरिंग कर दे, चलो नंबरिंग कर दे, सजा दे तुम लोगों के लिए, 1 2 3 4। चलो अभी याद करो, जाना नहीं, कहीं भी नहीं जाना, अभी याद करो। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, तुरंत याद करो। चलो रिवीजन करो इसका, पढ़ो इसको 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। कमरे में हो, अकेले हो कोई बात नहीं, चिल्ला चिल्ला के बोलो, चिल्ला के बोलो कि बगल वाले कमरे में तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा बगल में बैठे हो ना, तो उनको पता चले कि वास्तव में लड़का पढ़ रहा है। चलो चिल्ला के बोलो, और चिल्लाओ, और तेज चिल्लाओ, और चिल्लाओ, खूब चिल्लाओ। चलो पहला बोलो, मेरे साथ बोलो, तुरंत बोलो, जल्दी बोलो। अगर फॉस्फेट ग्रुप और शुगर एडनिन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, 1 बार, हाँ, फिर से दोबारा बोलो, 3 बार बोलो, 5 बार। चलो ठीक है, चलो अब बोलो ग्वानिन, अगर फॉस्फेट ग्रुप और शुगर ग्वानिन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, चौथी बार, 5वीं बार। ठीक है, अगर फॉस्फेट ग्रुप शुगर के साथ जुड़ेगा साइटोसिन के कारण तो क्या होगा, जल्दी बोलो, शांत क्यों बैठो, बोलो जल्दी बोलो। चलो साइटो, ठीक, शर्म आ रही क्या, कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं। फॉस्फेट ग्रुप शुगर यूरेसिल के साथ जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, यूरोडिलिक अम्ल, यूरोडिलिक अम्ल। बोल दिए, 5 बार हो गए ना। चल अब लाइक कर दो वीडियो को, तुरंत लाइक करो, जल्दी करो, लाइक करो, लाइक ठोक दिया करो यार, सोचा ना करो। ठीक है, चलो बताओ, ये आरएनए तुमको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया कि नहीं। अब ये बता दें कि इसी नाइट्रोजनी समक्षार से क्या होगा, ढेर सारे नाइट्रोजनी समक्षार आपस में शुगर, फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजनी समक्षार जुड़ते हुए चले जाएंगे। ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फिर इससे क्या जुड़ेगा, फिर शुगर जुड़ेगा, फिर इससे फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। और शुगर के साथ क्या जुड़ता जाएगा, शुगर के साथ हमारा नाइट्रोजनी समक्षार जुड़ता जाएगा, ये जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है। ये हो गई हमारा, क्या हो गई, आरएनए की श्रृंखला हो गई। ठीक है, आरएनए चेन हो गई। चलिए क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बता दे, तुरंत बताए। चलो, और हाँ आप लोगों को बता दें कि इसी संडे को, इस संडे यानी कि रविवार को हम लाइव आ रहे हैं 10 बजे, 10 बजे लाइव आ रहे हैं। तो आप लोग ढेर सारे बच्चों के पास शेयर करिएगा वीडियो को, ढेर सारे बच्चों के पास बताइएगा। ठीक है, चलो मिटा दे इसको, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, तुरंत इसको अपनी कॉपी में लिखो, तुरंत नोट डाउन करो, तुरंत। चलो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं मिटाने वाले हैं, मिटा दें, चलो मिटा रहे हैं। ठीक है, इतना अच्छा लिख जाता है, मिटाने का मन ही नहीं करता है ना, लेकिन क्या करेंगे, मिटाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ेगा।
है ना। इस लेक्चर पे हम लोग आरएनए के बारे में ही पर्सनली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं आरएनए के प्रकार। क्या देखेंगे? देखेंगे हम लोग आरएनए के प्रकार। किसके प्रकार? आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ आरएनए। क्या होगा? टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के प्रकार। सबसे पहले आरएनए को आपको बता दें कि आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला एम आरएनए, टी आरएनए और आरआरएनए। आरआरएनए पहला क्या हुआ? पहला हुआ हमारा एम आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं संदेशवाहक। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक यानी कि संदेश को अपने अंदर भर लेता है, पीठ में लाद लेता है, जितना भी संदेश रहता है, चाचा वहां जाना है, वहां जाना है, फिर ऐसे दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है सबको, ठीक है, संदेश देने की। भैया देखो तुहार संदेश आवा, तुहार संदेश आवा, अब आया। एम आरएनए हो गया। दूसरा होता है टी आरएनए। क्या होता है? टी आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। जिस प्रकार से आरएनए संदेश लाएगा, उसी प्रकार से अमीनो एसिड को टी आरएनए ट्रांसफर करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण आरएनए। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे स्थानांतरण आरएनए, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए। अब आता है हमारा तीसरा सीरीज, तीसरे को बोलते हैं आरआरएनए। इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरे को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तीसरा है हमारा आरआरएनए, इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए। चलो, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में रहते हैं, ठीक है। चलिए इसको याद करिए, अभी याद करिए तुरंत। चलिए, टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, पहला एम आरएनए, दूसरा आरआरएनए, तीसरा टी आरएनए। पहला क्या हुआ? एम आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए हमने जिसको बोला, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? एनीथिंग एल्स? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बता दो तुरंत। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे एम आरएनए के बारे में, ठीक है। एम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको मिटा देते हैं नीचे वालों को, ठीक है। चलो लिख लो अपनी कॉपी में, हेडिंग डालो तुम लोग अब एम आरएनए। कौन सी हेडिंग डालोगे? एम आरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। संदेश को क्या करता है? वाहक, संदेश को ले जाता है, ठीक है। ये बताओ कि एम आरएनए जो होता है वो केंद्रक में डीएनए से अनुलेखन द्वारा निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है एम आरएनए का? एम आरएनए का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? वो होता है केंद्रक में। केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन द्वारा, अनुलेखन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, अनुलेखन द्वारा निर्माण होता है। चलो बताओ, हमने आपको एक सीरीज बताया था, होता है डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए बनाता है प्रोटीन, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को बोलते हैं अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलते हैं रूपांतरण, ठीक है, 3 चीजें। तो अब हमें पता हो गया कि केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन से किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का। ठीक है, पता हो गया कि केंद्रक में डीएनए के अनुलेखन से किसका निर्माण होगा? एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा। आगे चलें। अब देखो एमआरएनए का काम क्या होता है। एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सांचा का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचा का कार्य करता है। लिखो इसको, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचा का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे हमको पता है कि हमको जैसे सपोज समझो एक बस बनानी है, बस,
बस में क्या क्या होता है, सब कुछ होता है। अब जब उसकी बस की लोहे की बॉडी बनाएंगे, एक सांचा बना देंगे, तभी तो उसमें टायर फिट करेंगे, तभी तो इसमें इंजन फिट करेंगे, तभी तो उसमें सीट वीट फिट करेंगे, तभी तो उसमें पेंटिंग करेंगे। जब सांचा ही नहीं रहेगा तो टायर कहाँ फिट करेंगे, इंजन कहाँ फिट करेंगे। पता लगा इंजन टायर रखें, देखें सुबह हुई चोर लोग मिलकर उसको उठा ले गए पूरा, है ना। तो देखो mRNA क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए सांचा बना लेता है ना। जैसे सपोज दैट ऐसे सांचा बना लिया उसने, ये भैया ये सांचा है, ये बीच बीच में काट दिया गया कि यही है, इसी तरह का तुमको प्रोटीन बनाना है। फिर उसमें लिखा रहता है कितना बनाना है, उतना बनाना है, आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ, तुरंत बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करके बता दो। चलो तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है। क्या करता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, अब ये बताओ आप लोगों को प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पता होगी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पता है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चैनल पर जाना है सर, आप लोगों को चैनल गूगल सर्च बॉक्स पे जाना है और वहां पे लिखना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल बाई बायो अमन, तो वहां पर आपको पहले नंबर पे वीडियोस हमारा मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA केवल एक, बताओ इतना पढ़ो पहले। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है। एक ही, दूसरे कलम से लिख लेते हैं, एक ही पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि डीएनए जो mRNA है यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए 2 होता है, डीएनए से mRNA सूचना देता है, डीएनए से सूचना देता है। तो mRNA क्या करता है, मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, सूचना का वहन करता है। अब जैसे समझना, ये है हमारा डीएनए, ठीक है, बेसिक समझना, ठीक है, बेसिक समझना। एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में हमको ये सूचना मिली, इसमें ऐसे मिला, इसमें ऐसे मिला, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये सोचो सूचना है, ठीक है। कोई छोटी सूचना है, कोई बड़ी सूचना है, ठीक है, कोई कैसी सूचना है ना, ये देखो सूचना है। तो mRNA यूकैरियोटिक कोशिका में क्या करता है, यूकैरियोटिक कोशिका में mRNA केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड, सपोज दैट हमने इस mRNA इस पॉलीपेप्टाइड की सूचना को लिया, इसे पता चल गया अच्छा ये एक तरह की हमको प्रोटीन बनानी है, तो एक ही पॉलीपेप्टाइड, एक ही सूचना का, ये सिर्फ एक सूचना को वहन करेगा, एक सूचना को ही ले जाएगा, एक सूचना को ही सूचना वहन, मतलब एक को ही एक सूचना ही वहन करेगा, यानी कि एक चीज। अब सपोज दैट आपको हमने बता दिया कि दुकान से आप इस तरह के मार्कर लाना, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ढूंढेंगे, ढेर सारे मार्कर पड़े रहेंगे, गुलाबी, काला, पीला, हरा, नीला, ये वो सबसे, तो आप लोग ढूंढेंगे अच्छा ये सर ऐसे दिए भैया, ऐसे दिए हमको, ऐसे, अच्छा सेलो का लाना है, ऐसे लाना है, ऐसे ब्लू कलर का, आप जाएंगे सारा कुछ ऐसे करके ढूंढेंगे, जब ब्लू मिल जाएगा लेकर उठा लेंगे चुपचाप। तो सपोज दैट बस यही है, यूकैरियोटिक कोशिका में mRNA केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, वहन करता है, ठीक है। अब देखो इसीलिए इसको मोनोसिस्टोनिक mRNA कहते हैं, ठीक है, इसको मोनोसिस्टोनिक, ठीक है, काले से लिख देते हैं, इसलिए इसको मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक यानी कि सिर्फ एक ही सूचना को ले जाता है, मोनोसिस्टोनिक mRNA कहते हैं, ठीक है।
क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको मोनोसिस्टोनिक mRNA कहते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही सूचना को ले जाएगा, इसको बोल देंगे मोनोसिस्टोनिक। अब हमने दिया भैया ये मार्कर, तो तुम सिर्फ एक ही मार्कर लाओगे, ऐसा नहीं कि तुम 5 मार्कर लेकर चले आए। 5 मार्कर लेकर चले आओगे, गलत बात हो जाएगी ना, तो फिर तुम मोनोसिस्टोनिक नहीं रहोगे। और जब तुमको दिया कि भैया देखो ये ढेर सारे कितने मार्कर है, और तो उधर रखे, इतने मार्कर तुमको दे दिया, बता दिया कि सारे मार्कर आने चाहिए, सारे मार्कर। अब भैया ये सारे मार्कर, एक तो मार्कर है नहीं, एक होता तो हम बोल देते भैया एक, खाली एक कोशिका को एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को काफी दे दिया, यानी कि तुमको ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से जाओगे सब लेकर चले जाओगे। तो क्या होगा, अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जांपल ये समझा देते हैं कि जैसे हमारा ये है डीएनए, डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए में बहुत ढेर सारी मात्रा की सूचना रहती है, लेकिन डीएनए में एमआरएनए चूज किया सिर्फ ये सूचना को। अब बहुत ढेर सारी सूचना रहती है, देखो ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो एमआरएनए ने इस सूचना को चूज किया, तो इस सूचना को ये ले आया और इसी सूचना के अनुसार प्रोटीन बना दिया, इसको बोलेंगे मोनोसाइटोनिक। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया ना? समझ में आया? चलो इसको लिखो, जल्दी लिखो अपनी कॉपी में, तुरंत लिखो, इतना टाइम नहीं है। लिख लिए? लिख लिए ना? अब देखो, अब आता है डाइसिस्टोनिक, समझ लो, वो सॉरी पॉलीसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, इधर यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एमआरएनए एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है। क्या करता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अब वो यूकैरियोटिक कोशिका था, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA, यार इसमें इंक नहीं पड़ी क्या, सही से सही चल नहीं रहा है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA एक से अधिक, क्या होता है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है, सूचना का वहन करता है। इसलिए इसे रंगीन कलम से लिखते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक। इसलिए इसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। बताइए सर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसका वीडियो तुम लोग देख लेना। लेकिन प्रोकैरियोटिक में समझ गए, अब यूकैरियोटिक में समझ गए, प्रोकैरियोटिक में समझो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में mRNA एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की सूचना का वहन करता है। यानी कि हमारा ये डीएनए है, समझना, हमारा ये डीएनए है, ये इस डीएनए पे 50 सूचना है, ये देखो। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए है, इसमें 50 सूचनाएं हैं। तो देखो mRNA क्या करेगा, इन सारी सूचनाओं को, जैसे सपोज दैट हमने माना ये डीएनए है, इससे बनेगा mRNA, फिर इससे बनेगा प्रोटीन। तो इस डीएनए के पास हमारी बहुत ढेर सारी सूचना है, ठीक है, ऐसे भी है, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये है, और देख लो, ठीक है, हाँ, ये देखो इतनी सूचना। तो ये क्या करेगा, ये mRNA प्रोकैरियोटिक वाला पूरी सूचना का वहन करेगा, पूरी सूचना का वहन करने के साथ साथ प्रोटीन का निर्माण करेगा। उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलीसिस्टोनिक। बताओ मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक समझ गए कि नहीं? मैंने तुमको भेज दिया दुकान में कि जाओ इस मार्कर को ले आओ, तुम जाओगे ढूंढ के इस मार्कर को ले आओगे, बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। इतने मार्कर दे दिया, जाओ इन सारे मार्कर को ढूंढ के लाओ। चाचा जाओगे दौड़ते दौड़ते बहुत परेशान हो जाओगे, सब ढूंढोगे, सब मार्कर ढूंढोगे, तब जाके लाओगे, पॉलीसिस्टोनिक कहलाओगे। चलो बताओ, इतना दिमाग खा लिए, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। अब तुमको ज्यादा दिमाग थोड़ी ना खिलाएंगे, इतना खा लिए बहुत है तुम्हारे लिए। इतना 2-4 दिन के लिए, पता है 2-4 दिन का खाना होता है इतना,
है ना। चलो अब देखो क्या होता है कि mRNA कोशिका में कितना पाया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम बता दें कि mRNA हमारा mRNA 3 से 5% संपूर्ण RNA का पाया जाता है। mRNA कोशिका में संपूर्ण RNA का, यानी संपूर्ण RNA कितना, 100% का 3 से 5% mRNA पाया जाएगा। ठीक है, चलो इसका लिखो जल्दी से। mRNA पूरा क्लियर है तुम लोगों का, इसमें लिखो जल्दी। चलो लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो स्क्रीनशॉट लेके डालते मत रहना, ठीक है ना। चलो मिटा दे इसको। चलो भैया बैठ जाओ गाड़ी में बैठोगे पीटे जाओगे, ठीक है। चलो मिटा दे। हाँ चलो बताओ समझ में आए कि नहीं। देखो अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो खूब मस्ती करनी है। संडे को हम लोग खूब मस्ती करेंगे, जब लाइव आएंगे ना तो ढेर सारे जितने भी आपके सवाल होंगे ना सब पूछना, खूब मस्ती करेंगे सब लोग मिल करके, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है तो इसमें कोई भी मस्ती नहीं चलेगी, कोई भी मस्ती नहीं चलेगी। अब आता है दूसरा नंबर है हमारा tRNA। क्या होता है tRNA, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर RNA। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर RNA। tRNA को हमने बोला ट्रांसफर RNA। अब ट्रांसफर RNA क्या होता है कि ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड को mRNA तक ले जाता है। ट्रांसफर RNA क्या करता है कि अब आपको ये पता है कि जो प्रोटीन बनाने का कार्य होगा, सपोज दैट ये प्रोटीन है, प्रोटीन की छोटी इकाई, प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है अमीनो एसिड। सपोज दैट ये हमारी यहाँ पे है बस। इस बस को बनाने के लिए जो हमारे पार्ट्स जाएंगे, क्या जाएंगे, पार्ट, इस बस के पार्ट, लोहा ये वो, तो हमने लोहा को बोला अमीनो एसिड, बस को बोला प्रोटीन, ठीक है। समझना tRNA क्या करता है, mRNA ढांचा तैयार कर दिया, mRNA ने बस को तैयार कर दिया ढांचा। अब बचा है पार्ट्स का जाना, अमीनो एसिड का जाना। तो tRNA क्या करेगा, mRNA बोल दिया चाचा देखो हम ढांचा तैयार कर दिए हैं, तुमको ऐसे प्रोटीन बनाना है। tRNA बोला अच्छा ऐसे, हो ठीक है हम बनाते हैं, हम भेजते हैं, पार्ट भेजते, चलो फोन कर दिया, हेलो कोशिका के पास फोन किया तुरंत, tRNA हाँ जी बताइए। बोला बिजी हो, बोला नहीं बिजी नहीं है। बोला चलो ठीक है, ये देखो ये बस एक ढांचा भेज रहे हैं तुमको प्रोटीन का, ऐसे प्रोटीन बना के तुरंत हमको दो। तुरंत tRNA क्या करेगा, अमीनो एसिड को mRNA तक ले जाता है। क्या करता है, अमीनो अम्लों को mRNA तक ले जाता है। यानी कि हमें पता है कि प्रोटीन, अगर हमको इतना बड़ा प्रोटीन चाहिए ना तो छोटे छोटे अमीनो अम्लों को जोड़ना पड़ेगा, अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा। अमीनो एसिड इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगी, यहाँ पे क्या चलेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगी, एक लैंग्वेज नहीं चलेगी, दोनों चलेगी, ठीक है। चलो देखो अब क्या होता है कि जो tRNA होता है ना, tRNA सबसे छोटा RNA होता है। क्या होता है, सबसे छोटा RNA कौन सा होता है, सबसे छोटा RNA tRNA होता है। अब बताओ, अब एक चीज आता है कि जो जो RNA होता है ना, RNA जल में विलेय होता है, ठीक है। क्या होता है, जो tRNA होता है ना, tRNA सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये क्या होता है, ये जल में विलेय होता है। अगर tRNA को तुम पानी में डाल दो, ट्रांसफर RNA को यहाँ के, अगर अच्छा ये बताओ, अगर पार्ट्स को तुम जैसे पार्ट्स को भेजते समय रास्ते में चोरी हो गए तो क्या एको पार्ट्स मिलेंगे क्या, पूरा पार्ट्स में सब लोग चोरी कर ले जाएंगे कि नहीं, बताओ, छोड़ेंगे थोड़ी ना कि छोड़ देंगे। तो अगर तुम tRNA को धोखे से पानी में डाल दिए ना तो tRNA पूरा गायब। ये जल में विलेय होते हैं, जल में ये घुलनशील होते हैं, इसलिए इसका नाम हम लोग sRNA के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल sRNA, ठीक है। अगर यह स्मॉल sRNA पूछ लिया जाए तो कभी बता देना, ठीक है ना। सॉल्युबल RNA यानी कि tRNA होता है ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर एक पॉइंट। अब जो tRNA का जो संरचना होता है वो होता है क्लोवर लीफ की तरह। इसकी जो संरचना होती है
वो होती है क्लोवर लीफ की तरह। किसकी तरह? क्लोवर लीफ की तरह। क्लोवर लीफ कैसे बना होता है? ऐसे, ये देखो, ये है हमारा क्लोवर लीफ, यानी कि क्लोवर लीफ की तरह इसकी संरचना होती है। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना होती है क्लोवर लीफ की तरह। क्लोवर लीफ क्या करोगे, इसको तुम डालोगे गूगल में और इसका जो पेड़ है वो देख लोगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, हम ही दिखा देंगे, है ना। अगला वीडियो बनाकर डाल देंगे क्लोवर लीफ का, देख लेना खूब अच्छे से। अब देखो, अब देखा जाएगा जो टीआरएनए है ना, आखिरकार कितना पाया जाता है? तो टीआरएनए 16 से 18% पाया जाता है, डी मतलब कि संपूर्ण आरएनए का जो टीआरएनए है वो कितना पाया जाता है? 16 से 18%। इसका 16 से 18% संपूर्ण आरएनए का, यानी कि 100% का जो टीआरएनए होगा वो 16 से 18% पाया जाएगा। सबसे कम क्या पाया जाता है? एमआरएनए। एमआरएनए के बाद सबसे थोड़ा सा एमआरएनए से ज्यादा टीआरएनए। अब टीआरएनए से सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? आरआरएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। बताइए, टीआरएनए क्लियर है? आगे चले, चलो नेक्स्ट आता है हम लोगों का राइबोसोमल आरएनए। बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, समझा देंगे कॉर्नर पे, इसको यहीं पे समझा देते हैं। ठीक है, चलो तीसरा नंबर रेटिंग डालो, तुम लोग भी डालो 3 नंबर, और उसमें लिखो राइबोसोमल इसमें लिखो आरआरएनए। आरआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए का क्या काम होता है? आरआरएनए राइबोसोम में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि आरएनए यह राइबोसोम में पाए जाते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं। अब आरएनए जब राइबोसोम में पाए जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं ये आरएनए। ये आरएनए क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, मतलब भूमिका निभाते हैं, आगे आगे करते हैं। अब जैसे शादी होती ना आप लोगों के घर में, तो शादी में एक जो आदमी रहेगा ना, वो सभी चीज़ों पे आगे आगे करेगा, मतलब बताएगा ऐसे करो, चल चल ऐसे करे, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, है ना, ऐसे करेगा। अगर वो आदमी ना रहे ना, तो सब आदमी अपने मन से करता रहेगा, चलो ये अच्छा, चलो ठीक, पानी बहुत थक गए, पानी पी ले, चल पानी नहीं पीना, चल चल पहले ये काम कर, वो काम कर, है ना। तो इसलिए आरआरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, और क्या होता है? यह राइबोसोम में पाया जाता है। इसकी मात्रा देख लेते हैं, 70 से 80% आरएनए, पूरा संपूर्ण आरएनए का पाया जाता है। ठीक है, आरएनए कितना पाया जाता है? 70 से 80% संपूर्ण आरएनए का। कोशिका में जितना भी आरएनए पाया जाएगा 100% का, 70 से 80% क्या होगा? आरआरएनए होगा, यानी कि राइबोसोमल आरएनए होगा। बताइए, आज आप लोग आरएनए के बारे में पढ़ लिए हो या नहीं? बताओ। जितना मैंने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए क्या होता है, आरएनए किससे मिलकर बना, सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है? क्लियर है तो क्यों क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो क्यों नहीं क्लियर है? आप लोग मुझे ये बताइए, जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट करिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। आपको पता है रविवार को लाइव आ रहे हैं, तो आप लोग फिर खूब भरपेट शेयर करिए। ठीक है, बच्चों के पास आप लोग शेयर जरूर करिए, टच वाला फोन है, एक बार शेयर जरूर करिए। हमारा जो दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर जाकर के ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को वॉच करिए, ढेर सारे मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। ठीक है, तो बताइए सर, ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? अब अगर नहीं समझ में आया, समझ पहले तो आ गया, पहले तो कंफर्म है कि आ गया, आपको 40% चीजें याद हो गई हैं। ठीक है, 40% चीजें याद है। अब क्या करोगे? अब अगर तुमको और इसको अच्छे से याद करना है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, फिर 10% 20% बढ़ जाएगा, 60% हो गया, फिर से एक बार देख लो, 80% हो गया, फिर से एक बार देख लो, 100% याद। 3-4 बार अगर वीडियो देखे तो हमेशा के लिए तुमको याद। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुमको बहुत जल्दी याद होता है, तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, यही सुनना चाहते हो, बोल दिए, सुन लिए, खुश हो गए, खुश हो गए। सच में तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुमने यहाँ तक लेक्चर को देखा, मेरी सारी बातें, एक एक बातों पर गौर किया, एक एक बातों पर समझा। और थोड़ा सा मैं मजाक कर दूँ ना तो परेशान मत होना, ठीक है, अरे परेशान मत होना, नहीं तो है ना परेशान है ना, परेशान मत होना। हम पता है कई मेर की आवाज़ निकाले थे, कई टाइप्स की। ठीक है, हमारी आवाज़ में टाइप्स ऑफ बायो अमन साउंड,
हाँ, यूट्यूब पर ऐसे वायरल कर देना, टाइप्स ऑफ बायोवन साउंड, है ना? अब यहाँ तो ऐसे बोलना है, यहाँ ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना नहीं, नहीं ऐसे बोलना है ना? तो चलो, अच्छा ये बताओ, सच सच बताना, समझ में आया ना सारी चीज़ें? क्लियर है? क्लियर है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अगले वीडियोस का इंतजार करते रहो, नीचे ढेर सारा कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।